सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करेंगे यूनिट 4 ऑफ डेटा एनालिटिक्स, जिसका नाम है फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स और क्लस्टरिंग। आई नो एग्जाम्स आ गए हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे वन शॉट को देखने के बाद बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और मैंने नोट्स भी फ्री में अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको नोट्स की, आप वहाँ से नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो एक बार इस वन शॉट को अच्छे से देख लो, उसके बाद नोट्स को गो थ्रू कर लेना। बिल्कुल किसी और एक्स्ट्रा कंटेंट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर पीवाईक्यूज़ एंड ऑल एवरीथिंग आई हैव कवर्ड ऑन दिस वन शॉट। जितने भी टॉपिक्स आपके हैं सिलेबस में, आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक्स। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट। तो माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट का मतलब क्या है? माइनिंग का मतलब क्या है? ढूँढना। फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स का मतलब क्या है? जो बार-बार आ रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है? ये हमारा एक प्रोसेस है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ग्रुप्स ऑफ आइटम दैट फ्रीक्वेंटली अकर टुगेदर। तो हम यहाँ पर ऐसे आइटम्स को देख रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप ऑफ आइटम को देख रहे हैं जो बार-बार एक साथ आ रहा है। तो दीज आइटम सेट्स आर लेटर यूज्ड टू जनरेट एसोसिएशन रूल। तो अब ये जो आइटम सेट्स बार-बार रिपीट हो रहे हैं, इसका बेसिक फंडा क्या है? ताकि हम जनरेट कर पाएँ एक एसोसिएशन रूल फॉर डिस्कवरिंग इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन डेटा आइटम्स, की जो भी हमारे डेटा आइटम्स हैं उसके बीच में एक इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप हम फाइंड कर पाएँ। तो इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। तो हमने यहाँ पर एक डेटा आइटम सेट ले लिया है। तो हमारे पास ब्रेड, मिल्क, ब्रेड, डायपर, बियर एंड एग है। तो हमने मतलब एक डेटा सेट ले लिया। अब इसे समझने के लिए हम कुछ पहले टर्म्स को देखेंगे। उन टर्म्स में हम काफ़ी इस टेबल को यूज़ करेंगे। तो इस टेबल की हेल्प से हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। पहली टर्म हमारे पास आती है आपकी आइटम सेट। आइटम सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वन और मोर आइटम्स। तो एक या एक से ज़्यादा आइटम का कलेक्शन, मतलब जो भी अभी हमने पीछे टेबल देखा, हर एक नंबर के आगे कुछ ना कुछ आइटम्स एसोसिएटेड थे। सो जो भी आइटम्स हमारे एसोसिएटेड होंगे, जो भी हमारा कलेक्शन है एक आइटम का, उसे ही हम बोलते हैं आइटम सेट। तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वन और मोर आइटम्स, फॉर एग्जांपल योर मिल्क, ब्रेड एंड डायपर। सो इट हैज़, अगर एक ही आइटम सेट है, एक या एक से ज़्यादा आइटम सेट है, तो हम ऐसे मेंशन कर देते हैं। अगर हमारे पास के नंबर ऑफ आइटम सेट्स हैं, तो हम इसे के आइटम सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एन आइटम सेट दैट कंटेन्स के वैल्यू, तो उसे बोलते हैं हम के आइटम सेट। नेक्स्ट इज योर सपोर्ट काउंट। अब सपोर्ट काउंट का मतलब क्या है? कि इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एन आइटम सेट। कितनी बार वो आइटम सेट हमारे पास आ रहा है। तो सपोर्ट काउंट का मतलब वही है कि कितनी बार वो चीज़ आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे कि मिल्क, डायपर और ब्रेड। अभी हम एक टेबल के बारे में बात कर रहे थे, वी हैव दिस टेबल। तो अभी हमने क्या देखा? मिल्क, ब्रेड, वी सॉ हेयर एंड मिल्क, ब्रेड एंड डायपर। तो भी इस आइटम सेट में हम देखेंगे, इस डायग्राम में देखेंगे कि मिल्क, ब्रेड और डायपर कितनी बार आ रहा है। तो मिल्क यहाँ पर तो नहीं है। मिल्क, ब्रेड और डायपर, मिल्क, ब्रेड और डायपर, तो 2 बार आ रहा है। ये पूरा का पूरा सेट हमारा रिपीट हो रहा है, बाकी और कहीं ये तीनों चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो इसका जो सपोर्ट काउंट है वो हो जाएगा 2। तो व्हाट इज़ द सपोर्ट काउंट ऑफ दिस? तो सपोर्ट काउंट का मतलब यही है कि फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार वो आइटम सेट हमारा आ रहा है। नेक्स्ट इज़ योर सपोर्ट। सपोर्ट क्या है? बेसिकली जो भी हमने सपोर्ट काउंट निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी नंबर ऑफ आइटम सेट्स हैं उसे नीचे अपोन कर दें। मतलब सपोर्ट काउंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आइटम इज योर सपोर्ट। सो फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन एन आइटम सेट। जैसे कि हमारे पास 5 आइटम सेट्स थे और हमें निकालना था मिल्क, ब्रेड, डायपर का। तो अभी हमने देखा उसका सपोर्ट काउंट 2 था, तो सपोर्ट क्या हो जाएगा? 2/5, क्योंकि टोटल आइटम सेट्स हमारे पास 5 हैं, जो भी हमारे पास आइटम्स हैं। और जो हमारा इसका सपोर्ट था, या फिर जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी, वो 2 थी। तो सपोर्ट इज इक्वल्स टू 2/5। नेक्स्ट इज योर फ्रीक्वेंट आइटम सेट। तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या है? एक ऐसा आइटम सेट जिसका सपोर्ट या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल्स टू है मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड के। मतलब अगर इसका मिनिमम थ्रेशोल्ड सपोर्ट 2/5 है, और अगर हमें बेसिकली हमें एक थ्रेशोल्ड पता चल गया कि जो वैल्यू है वो हमारी या तो मिनिमम इतनी होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट आइटम सेट। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यू विल बी एबल टू, मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट। नेक्स्ट इज योर एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन रूल हमें बताता है कि आइटम सेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स है। जैसे कि मिल्क और डायपर के बीच में एक रिलेशनशिप है बियर के साथ। सो दिस इज नोन एज एसोसिएशन रूल। अब रूल्स को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ मैट्रिसेस होती हैं। तो पहला आता है हमारे पास सपोर्ट लेवल।
तो सपोर्ट लेवल क्या है, हमारा मेजरमेंट है आइटम्स का कि मतलब कितनी बार वो आइटम्स एक साथ अपीयर हो रहे हैं। दिस इज नोन एज योर सपोर्ट लेवल। नेक्स्ट इज योर कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस इज द मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी टू बाय आइटम्स वन आफ्टर दी अनदर। तो बेसिकली ये क्या है, हमारी एक ऐसी मेजरमेंट की टेंडेंसी है कि हम आइटम्स को एक के बाद एक देख सके। सो वेयर इट इज़ यूज्ड, अब ये कहाँ पर यूज़ होता है, मार्केट बेस एनालिसिस में भी यूज इट, एसोसिएशन रूल मेकिंग में हम यूज़ करते हैं, पैटर्न रिकग्नाइजेशन में यूज़ करते हैं। अब एल्गोरिदम कौन कौन से यूज़ करते हैं हम माइनिंग करने के लिए, वी यूज़ एपिरियोरी एंड एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम। तो सिलेबस में एपिरियोरी एल्गोरिदम है, वी विल गो थ्रू इट डीपली। उससे पहले हम देखेंगे मार्केट बेस्ड मॉडलिंग। मार्केट बेस्ड मॉडलिंग क्या होता है, सो दिस मेथड एनालाइज कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर। तो ये देखता है कि कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर क्या है एक रिलेशनशिप को समझ के। तो जो भी हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर अपने डेटा को माइन कर रहे हैं, उसमें एसोसिएशन रूल बना रहे हैं, कुछ एसोसिएशन रूल हमने बनाया, उस एसोसिएशन रूल के बेसिस पर हमें पता चल जाता है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप आपकी कोई शॉप है और आप वहाँ पर किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो आप जो भी कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया है या फिर अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो फ्रीक्वेंटली उस डेटा को उस प्रोडक्ट को खरीदता है, फॉर एग्जांपल एक शॉप पर अगर आपके पास काफ़ी सारा आइटम है, काफ़ी सारे आइटम्स हैं, ब्रेड मिल्क है, यू हैव पेन ऑल्सो, बट कुछ स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास और वो रेगुलर बेसिस पर पेन खरीदते हैं, तो you'll get to able to know their status कि these are the students। और अगर कोई आपसे मिल्क एंड ब्रेड लेके जा रहा है इन द मॉर्निंग, सो you'll get to know कि भाई ब्रेकफास्ट के लिए ये चीज़ें जा रही हैं। सो you will be able to know the बिहेवियर ऑफ कस्टमर की परचेजिंग का बिहेवियर आप समझ सकते हैं, रिलेशनशिप्स देख सकते हैं आइटम्स के साथ कि किस आइटम के साथ कौन सा आइटम ज़्यादा रिलेट करता है, कौन सा आइटम बहुत ज़्यादा परचेज होता है। सो इट यूजेस फ्रीक्वेंट आइटम सेट टू प्रेडिक्ट बाइंग पैटर्न। सो यहाँ पर वही हमने एक एग्जांपल लिया है डेटा का। T1 में ब्रेड और मिल्क हमने कुछ डेटा ऐसे दे दिया कि एक ये वाला ट्रांजैक्शन मॉडल का बहुत ज़्यादा चल रहा है, ब्रेड के साथ मिल्क बहुत बिकता है। और ट्रांजैक्शन 2 में हमारे पास ब्रेड, मिल्क, डायपर, बियर एंड ऑल काफ़ी सारी चीज़ें बिकी। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर जिस ट्रांजैक्शन में कौन-कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा एक साथ बिकी हैं। तो अगर हमें इसका एक फ्रीक्वेंट आइटम निकालना हो या फिर फ्रीक्वेंट काउंट निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमें देखना है कि ब्रेड और मिल्क का जो हमारा सपोर्ट है वो कितना है, या फिर डायपर और मिल्क का, तो पहले हम उस टेबल में देखेंगे कि ब्रेड और मिल्क कितनी बार आ रहा है। तो हम देख लेते हैं ब्रेड और मिल्क कितनी बार आ रहा है। तो इस टेबल में हमने देखा ब्रेड और मिल्क आ रहा है सिर्फ 2 बार और टोटल हमारे पास ट्रांजैक्शन है 4। तो इसका जो सपोर्ट होगा वो होगा 2/4। सिमिलर वे में हम यहाँ पर डायपर और बियर का देखेंगे, तो ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन 3 बार आ रहे थे और टोटल सेट हमारे पास 4 थे। सो दिस इज़ योर सपोर्ट। फ्रीक्वेंट आइटम सेट का अगर सपोर्ट पूछा जाए तो यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस वे। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर एप्रियोरी एल्गोरिथम। एप्रियोरी एल्गोरिथम क्या है? एप्रियोरी एल्गोरिथम इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई फ्रीक्वेंट आइटम सेट एंड डिराइव एसोसिएशन रूल। तो बेसिकली ये हमारा जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और एसोसिएशन रूल को डिराइव करता है। तो ये एल्गोरिथम जो है ये हमारा डिराइव करा था आर अग्रवाल और आर श्रीकांत ने 1994 में। और इसका नेम एप्रियोरी क्यों है? क्योंकि ये यूज़ करता है प्रायर नॉलेज को और फ्रीक्वेंट डेटा आइटम सेट की प्रॉपर्टीज़ को। तो ये इसका नेम एप्रियोरी इसलिए है क्योंकि ये प्रायर नॉलेज को यूज़ करता है और इट एम्प्लॉयज एन आइटरेटिव अप्रोच नोन एज लेवल वाइज सर्च। तो एक आइटरेटिव वे में यहाँ ये काम करता है, मतलब लेवल 1 देखा, लेवल 2 देखा, लेवल 3 इन सच अ वे इट वर्क्स। तो यहाँ पर लेवल वाइज सर्चेज होती है। नेक्स्ट इज योर एंड दिस एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ नेमली 2 स्टेप। तो इस एल्गोरिथम में 2 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। पहला स्टेप आता है हमारे पास जॉइन स्टेप, दूसरा आता है हमारे पास प्रून स्टेप। तो जॉइन स्टेप में क्या होता है, हम क्या करते हैं सारी कैंडिडेट की यहाँ पर देखते हैं। तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं जितनी भी हमारी कैंडिडेट की के आइटम्स कितने हैं हमारे पास, बाय जॉइनिंग k-1 विद इटसेल्फ।
तो जो सेट ऑफ कैंडिडेट की होती है उसे हम डिनोट करते हैं सी ऑफ के से। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है प्रून स्टेप। तो प्रून स्टेप क्या है, सी के जो है अब हमारी जो अभी हमने कैंडिडेट की बनाई है वो हमारी सबसेट है। उसका मतलब क्या है, दैट इज इट्स मेंबर मे और मे नॉट बी फ्रीक्वेंट बट ऑल ऑफ द फ्रीक्वेंट के आइटम्स आर इंक्लूडेड इन सी के। मतलब कि उसके जो मेंबर हैं वो फ्रीक्वेंट हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो हमारे के आइटम सेट का पार्ट है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हमारा जो डेटाबेस है वो स्कैन होता है और डिटरमाइन करता है, मतलब सारी रिजल्ट्स को लाइन बाय लाइन, जो भी हमारे रिजल्ट है उन्हें लाइन बाय लाइन ये काउंट करता है और हमें बताता है कितनी बार यहाँ पर डेटा आया है। बेसिकली इसका पर्पस होता है फ्रीक्वेंसी को देखना कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इस पूरे डेटा आइटम सेट में। So this is the basic funda of the prune step. नेक्स्ट इज योर थ्री सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रियोरी एल्गोरिथम। तो हमारे पास तीन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स आते हैं। सपोर्ट मैंने अभी आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया है कि सपोर्ट क्या होता है, कि जितनी बार वो आइटम्स डेटा सेट हमारे पास आया अपॉन अपॉन द टोटल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज योर कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डेट इंक्लूड इन द गिवन आइटम सेट बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, हमारे पास दो चीज़ों का सपोर्ट है तो उन दोनों चीज़ों का यूनियन करेंगे। और अगर किसी एक डेटा सेट से हम रिलेशन निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एसोसिएशन निकाल रहे हैं ए डेटा सेट से बी के साथ, तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और डिनोमिनेटर में हम जिस भी डेटा सेट से कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं उसका सपोर्ट हम नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट इज योर लिफ्ट। तो लिफ्ट बेसिकली इट इज़ नॉट मच यूजफुल, सो इट इज़ बेसिकली एन इंक्रीज इन रेशियो ऑफ द स्केल वेयर यू स्केल बी। तो इट इज कॉन्फिडेंस अपॉन, जो भी अभी हमने कॉन्फिडेंस निकाला तो इट इज कॉन्फिडेंस अपॉन सपोर्ट। तो ये क्या है, एक लाइकलीहुड है। लिफ्ट का मतलब है कि कितनी बार उस कस्टमर ने वो चीज़ें खरीदी, कितनी बार उसे वो चीज़ें पसंद आई। तो गोल क्या है हमारा एसोसिएशन रूल माइनिंग का, द गोल इज टू फाइंड ऑल रूल्स हैविंग सपोर्ट। ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम सपोर्ट से, और कॉन्फिडेंस भी हमारा ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड से। मतलब अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इन दोनों लाइन का मतलब पता चल जाएगा कि सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए हमारा मिनिमम सपोर्ट से, और कॉन्फिडेंस भी हमारा मिनिमम कॉन्फिडेंस से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमारे पास एक आइटम सेट है यहाँ पर। अब हमें क्या करना, हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंट आइटम सेट और एक एसोसिएशन रूल बनाना है हमारे पास ये जो गिवन डेटा है। तो हमें यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट की वैल्यू दी हुई है कि मिनिमम सपोर्ट हमारा कम से कम 50% होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में निकाले तो 3/5 उसका फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब 3/5 की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। और अगर मिनिमम कॉन्फिडेंस की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम कॉन्फिडेंस हमें 70% दिया हुआ है। तो स्टेप 1 क्या होगा कि हमें निकालना है इन सबका सपोर्ट। तो मतलब कितने आइटम्स है हमारे पास, 1 2 3 ब्रेड है, बटर है, मिल्क है, और कोई आइटम तो नहीं है हमारे पास? नहीं, 3 तरीके के आइटम्स हैं सिर्फ हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तीनों तरीके के आइटम लिख देंगे, फिर उसके बाद उसका निकालेंगे सपोर्ट। अब सपोर्ट कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था। सपोर्ट का मतलब है कितनी बार वो आइटम्स उसमें आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ब्रेड की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 टाइम्स ब्रेड हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो ब्रेड की फ्री जो सपोर्ट था वो था 4। इन द सिमिलर वे यहाँ पर बटर और मिल्क की भी हम सपोर्ट काउंट निकालेंगे। सपोर्ट काउंट निकालने के बाद इनका हम सपोर्ट निकालेंगे। तो सपोर्ट क्या होता है, हमारा जो भी हमारा सपोर्ट काउंट आया है अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, जितने अपॉन द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वो अपीयर हो रहे हैं। मतलब जो भी टीआईडी है हमारा, तो टीआईडी हमारा यहाँ पर 5 है। तो मतलब हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि भाई सब के सब हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर गए हैं। तो मतलब हम किसी को भी यहाँ पर रिजेक्ट नहीं करेंगे, सबके सब 50% से ऊपर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। अब कैंडिडेट बनाएंगे 2 आइटम सेट के। अब 2 आइटम सेट के कैंडिडेट बनाने के लिए हम 2-2 का पेयर बनाएंगे। जो भी हमारे 3 आइटम्स थे अब इनमें से 2-2 का पेयर बना दिया हमने। 2-2 का पेयर बनाने के बाद हम फिर से इन पेयर्स का सपोर्ट निकालेंगे। मतलब ब्रेड और बटर एक साथ कितनी बार आ रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रेड और बटर एक साथ कितनी बारी आ रही है। ब्रेड बटर और कहीं तो नहीं आ रही, नहीं। तो मतलब 2 ही बार आ रही है। तो सिमिलर वे में यहाँ पर हमने सपोर्ट काउंट निकाला। सपोर्ट काउंट निकालेंगे इन सबका, ब्रेड बटर का, ब्रेड मिल्क का, जितनी बार उस टेबल में ये आ रहे हैं। जैसे ही हम सपोर्ट काउंट निकाल देंगे फिर उसके बाद हमें निकालना है इनका सपोर्ट। तो सपोर्ट कैसे निकालेंगे, जो भी सपोर्ट काउंट है अपॉन द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इट हैव इटरेट, मतलब टीआईडी जो है हमारा। अब आफ्टर दैट हम देखेंगे
कि जो वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारी मिनिमम थ्रेशोल्ड को मिनिमम थ्रेशोल्ड से कम है, उन्हें हम डिस्कार्ड करेंगे। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हमारे पास मिनिमम थ्रेशोल्ड से कम थी, तो हम इन्हें कर देंगे डिस्कार्ड। तो मतलब अब हमारे पास सिर्फ़ एक ही पेयर बना। अगर ज़्यादा पेयर होते तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता, अभी हमने 2 आइटम्स का कैंडिडेट बनाया, फिर हम 3 आइटम्स के कैंडिडेट सेट बनाते। तो 3 आइटम के कैंडिडेट सेट बनाने के पास तो हमारे पास आइटम्स ही नहीं बचे, अब तो हमारे पास 2 ही आइटम है, तो मतलब इसी का ही हमें एसोसिएशन रूल बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें बनाना है एसोसिएशन रूल। जैसे ही हम एसोसिएशन रूल बनाएँगे, तो हम एसोसिएशन रूल कैसे बनाएँगे? पीछे हमने फ़ॉर्मूले में पढ़ा था, तो एसोसिएशन रूल होता है A टेंड्स टू B, जहाँ पर फ़ॉर्मूला होता है कि सपोर्ट ऑफ A यूनियन B अपॉन सपोर्ट ऑफ योर A। तो हम क्या करेंगे, हमें एसोसिएशन रूल मतलब हमारा जो 2 फ्रीक्वेंसी काउंट बचे थे, जो भी हमने 2 कैंडिडेट बनाए थे, वो हमारा सिर्फ ब्रेड और मिल्क की थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर पाया था, तो हम इन्हीं के बीच में एसोसिएशन रूल बनाएँगे। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस वाले फ़ॉर्मूला लगाएँगे, तो कॉन्फिडेंस वाला फ़ॉर्मूला हमने लगाया, व्हिच इज़ सपोर्ट इज़ इक्वल्स टू ब्रेड और मिल्क का यूनियन करा, जो भी ब्रेड और मिल्क का हमने सपोर्ट निकाला हुआ है यहाँ पर। सो वी हैव फाइंड द सपोर्ट ऑफ ब्रेड और मिल्क। हमने ब्रेड का भी यहाँ पे सपोर्ट निकाला हुआ है और मिल्क का भी हमने सपोर्ट निकाला हुआ है, इन दोनों का करेंगे हम यूनियन। आफ्टर दैट हम इसे डिवाइड करेंगे सपोर्ट ऑफ ब्रेड से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आया 75%। तो अब चेक करेंगे हम कि जो हमारा मिनिमम थ्रेशोल्ड कॉन्फिडेंस दिया था, क्या ये उससे कम तो नहीं है? अगर कम होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ये एसोसिएशन रूल नहीं बनेगा। अगर ये उसे एक्सीड कर जाता है या फिर उसके जितना आता है, तो मतलब दिस इज़ एक्सेप्टेड। तो हमें मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू दी थी 70, बट अब वैल्यू जो हमारी आई है कैलकुलेशन के बाद, दिस इज़ 75, तो मतलब जो हमारा रूल है वो एक्सेप्ट हो चुका है। अभी हमने 3 डेटा सेट के साथ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिया था। अभी मैंने थोड़ा बड़ा डेटा सेट ले लिया, जिसमें वैराइटीज़ ऑफ आइटम्स भी ज़्यादा है। बिल्कुल सेम वे है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, बिल्कुल सिमिलर वे में जिस तरीके से हमने लास्ट वाला एग्ज़ाम्पल करा था। तो जो मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी, यू हैव टू गो थ्रू दिस एग्ज़ाम्पल ऑल्सो। तो बेसिकली ये आपका एक होमवर्क टाइप एग्ज़ाम्पल है। बाकी आपको अगर सॉल्यूशन मैच करना है, तो जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, उसमें इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड है। So for practice purposes, go for this example. This is a very nice example. Okay, so now next is advantages of a priori algorithm. Advantage क्या है a priori algorithm के, कि बहुत easily हम understand कर सकते हैं, implement कर सकते हैं, इंट्यूटिव लॉजिक है, इंटरप्रेटेबल रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आइडियल है मार्केट बेस्ड एनालिसिस के लिए, बहुत अच्छा फाउंडेशन है लर्निंग कॉन्सेप्ट में। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है कि कंप्यूटेशनल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है, जनरेट करता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को। इट रिक्वायर्स मैनुअल थ्रेशोल्ड्स की से ज़रूरत पड़ती है, बहुत पुअर परफॉर्मेंस है और हाई डायमेंशनल डेटा के साथ तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस देता है। स्केलेबिलिटी का भी इशू हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। तो अब यहाँ पर हमारा मतलब बेसिकली एप्रियोरी एल्गोरिथम से लार्ज डेटा हैंडल नहीं हो रहा था। तो हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स इन अ मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी जो होती है वो हमारी, हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, तो लार्ज डेटा को हम पूरा ऐसे लोड नहीं कर सकते हैं। So large data cannot be fully loaded for algorithm that assumes random access to the data. This creates challenges. तो अब पूरे डेटा को हम लोड नहीं कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास आते हैं बहुत सारे challenges। मतलब हम पूरे एल्गोरिदम को एक साथ रन नहीं कर पाएंगे, इनपुट आउटपुट कॉस्ट पर फर्क पड़ेगा, स्ट्रीमिंग पर फर्क पड़ेगा। तो स्ट्रीमिंग एंड रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स ऑफन फॉर स्टोरिंग एट ऑल। तो स्ट्रीमिंग और रियल टाइम एनालिसिस जो होती है, उसमें हमारे को पूरा डेटा एक साथ चाहिए होता है, जो कि अब हमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट्स हमारे पास है। सो इसका गोल क्या है, डिज़ाइन मेथड्स दैट वर्क विद इन लिमिटेड मेमोरी। तो हमें एक ऐसा मेथड बनाना है जो कि लिमिटेड मेमोरी में काम करे, मिनिमाइज करे पासेस को। अब हाई लेवल स्ट्रैटेजीज़ क्या है, मतलब लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ क्या-क्या है? पहली स्ट्रैटेजी हमारे पास आती है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि इट प्रोसेस रिप्रेजेंटेटिव सबसेट, मतलब जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव सबसेट्स होते हैं उन्हें प्रोसेस करती है। नेक्स्ट टेक्नीक जो हम यूज़ करते हैं वो है हैशिंग और पीसीवाई। तो पीसीवाई एल्गोरिदम को हम फर्दर अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम कुछ फिक्स साइज ऑफ बकेट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज योर समरीज या फिर स्केचेस, मतलब यहाँ पर हमें कॉम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट इज योर चंकिंग। चंकिंग का मतलब ही आपको समझ आ रहा है कि छोटे छोटे डेटा सेट्स में हम अपने डेटा को डिवाइड कर देंगे एंड देन आफ्टर दैट विल मर्ज दोज डेटा सेट्स। नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल मेमोरी एल्गोरिदम। एक्सटर्नल मेमोरी एल्गोरिदम का हम यूज कर सकते हैं, मतलब
एक एक्स्ट्रा मेमोरी हम बाहर से ले लें, प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम का हम यूज़ कर लें, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का यूज़ कर लें, मतलब डेटा को अलग-अलग जगहों पर या फिर अलग-अलग मशीन्स पर हम सेंड कर दें। तो दीज़ आर द स्ट्रैटेजीज़ जब हम हाई लेवल डेटा सेट के साथ काम कर रहे हैं, फिर हाई लेवल डेटा सेट की स्ट्रैटेजीज़ अगर आपसे पूछ ली जाए। सो नेक्स्ट इज़ योर रियल वर्ल्ड। अब इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या-क्या है? ई-कॉमर्स वेबसाइट में यूज़ होता है, सोशल मीडिया में यूज़ होता है, नेटवर्किंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, आईओटी डिवाइसेज़ में यूज़ होता है। सो नाउ नेक्स्ट इज़ योर पीसीवाई एल्गोरिथम। पीसीवाई एल्गोरिथम का फुल फॉर्म है पार्ट चेन न्यू एल्गोरिथम। तो बेसिकली ये करता क्या है? बेसिकली ये हमारा एक इम्प्रूव्ड वर्ज़न है प्रियोरी एल्गोरिथम का, और मेमोरी जो है हमारी मोस्टली हमारी पासेस में डिवाइड हो जाती है। सो मेमोरी इज़ मोस्टली आइडल ड्यूरिंग पास 1। आइडिया क्या है हमारा पीसीवाई एल्गोरिथम को लाने का आइडिया? 2 आइडिया हैं हमारे पास। तो पहला है हमारे पास कि हम एक आइडियल मेमोरी को यूज़ करें हैश मैपिंग के लिए, और अवॉइड करें कि कोई और कैंडिडेट की ना बना पाए। तो अवॉइड नीड टू जनरेट कैंडिडेट आइटम्स मेकिंग द एल्गोरिथम मोर एफिशिएंट। मतलब पीछे हमें बार-बार कैंडिडेट्स के सेट बनाने पड़ रहे थे, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, अगर उससे भी बड़ा कोई डेटा सेट आ जाता है तो फर्दर हमें कैंडिडेट्स बनाने पड़ रहे थे। देन उसके बाद हमें एसोसिएशन रूल निकालना पड़ा था, जो कि स्टेप भी बहुत लंबा था। मेमोरी भी उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी पूरे डेटा सेट को स्टोर करने के लिए। सो उस नीड को ये यहाँ पर हमारी कम कर देता है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसका एल्गोरिदम क्या है? फॉर ईच बकेट, हर एक बकेट के लिए उसके अंदर हम एक और सेमीकोलन लगाएँगे, एक बकेट के अंदर एक और लूप चलाएँगे, मतलब एक बकेट के लिए जो भी हमारा डेटा सेट है हम बकेट्स पर काम करेंगे। तो एक बकेट में हर एक आइटम जाएगा, एक-एक आइटम जाएगा, काउंट होता रहेगा। मतलब उसके पेयर्स बनते रहेंगे। जैसे ही वो आइटम जाएगा, काउंट होगा, उसकी पेयरिंग होती रहेगी। आफ्टर दैट जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, हम नेक्स्ट बकेट पर पहुँच जाएँगे। जैसे ही हमारा बकेट वाला पोर्शन खत्म होगा, तो हमारा हैश पेयर स्टार्ट हो जाएगा और सारी वैल्यूज़ को काउंट करना स्टार्ट कर देगा। सो बेसिकली अब इससे एक एग्ज़ाम्पल से हम समझेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स को फाइंड करना है यूजिंग पीसीवाई एल्गोरिथम। थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पर हम इन्होंने दी हुई है 2। अगर एप्रियोरी आए या फिर हमारा पीसीवाई आए, थ्रेशोल्ड वैल्यू तो दी ही होगी। अगर नहीं दी होगी, रेयर केस है वैसे तो नहीं दी होगी, नहीं दी होगी तो 50-50% वाला केस आप लेके चलना। बट थ्रेशोल्ड वैल्यू तो आपको गिवन ही होगी क्वेश्चन में। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। 6 ट्रांज़ैक्शंस हैं हमारे पास और सब में कुछ-कुछ डेटा आइटम्स हमारे पास है, कुछ-कुछ आइटम्स हैं। तो पहला स्टेप क्या है? हमारे को करना है आइटम को काउंट। हमने पीछे अपने एल्गोरिथम में भी देखा था, फॉर लूप चला रहे थे, आइटम काउंट कर रहे थे, तो यहाँ पर वही है। जितने टाइप्स ऑफ हमारे पास यहाँ पर डेटा है, हमें सब डेटा को यहाँ पर करना है काउंट। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 वैराइटीज़ ऑफ डेटा जो थी हमने यहाँ पर लिख ली आइटम्स में। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आपके पास न्यूमेरिक ही डेटा हो, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। ब्रेड, मिल्क, बटर, समथिंग लाइक दैट, या फिर कुछ वर्ड्स हो सकते हैं हमारे पास, कुछ भी हो सकता है। तो इट इज़ ऑल नॉट ऑलवेज़ नेसेसरी कि आपको डिजिट्स ही मिले। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, नेक्स्ट स्टेप इज़ आपको करना है ये काउंट, मतलब 1 कितनी बार आ रहा है हमारा। तो इस डेटा सेट में हम देखेंगे 1 कितनी बार आ रहा है, तो 1, 2, 3, 3 टाइम्स आ रहा है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3 बार आ रहा है। ऐसे ही 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे। अब उसके बाद हमें दी हुई थी थ्रेशोल्ड वैल्यू 2। तो अब हम देखेंगे कि अगर कोई वैल्यू जो है वो हमारी 2 से कम है, इज़ लेस देन, एलिमिनेट, तो हाँ। तो अगर कोई वैल्यू हमारी 2 से कम है तो हम उन्हें कर देंगे एलिमिनेट। बट यहाँ पर तो ऐसा कोई भी डेटा सेट हमारे पास नहीं है जिसकी वैल्यू हमारी 2 से कम है। मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू 2 है तो 2 हो सकती है लेकिन 2 से कम नहीं चलेगी। तो हमारे पास तो सारे ही डेटा सेट्स है जिनका काउंट 2 या 2 से ज़्यादा है, तो मतलब हमारे पास सारी ही वैल्यूज़ आएँगी। आफ्टर दैट आइटम काउंट करने के बाद हमें क्या करना है? की वैल्यू पेयर बनाना है। मतलब सारे ही डेटा का हमें बनाना है, पेयरिंग करनी है इन डेटा की। तो जो हमारा गिवन क्वेश्चन था, हमें एज़ इट इज़ यहाँ पर अपने क्वेश्चन को लिख देना है, जो भी हमारा गिवन क्वेश्चन है। आफ्टर दैट हमें करनी है पेयरिंग विद काउंटिंग। तो मतलब हर एक डेटा सेट की हमें पेयर बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर इस ट्रांज़ैक्शन में 3 आइटम है, 1, 2, 3, तो 1 का पेयर 2 के साथ, देन 2 का 3 के साथ, आफ्टर दैट 1 का 3 के साथ या 3 का 1 के साथ, आप कैसे भी कर सकते हैं। आप हमने बना ली इनकी पेयरिंग, जो पेयर्स हैं। अब उसके बाद हमें देखना है 1, 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, तो 1, 2, 1, 2 2 बार आ रहा है, तो उसकी पेयरिंग हो गई 2। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 2, 3। अब 2, 3 कितनी बार आ रहा है? 1 ही बार आ रहा है।
तो एक ही बार लिखेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे डेटा सेट्स की बना लेनी है पेयरिंग, और पेयरिंग करने के बाद उन्हें उनका काउंट भी लिखना है साथ के साथ। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू तो 2 है, तो जिनका काउंट हमारा 1 होगा तो वो सारे के सारे हमारे डिस्कार्ड हो जाएँगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन पार्ट है हमारा, एलिमिनेशन पार्ट में हम क्या करेंगे, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है वो सब डिस्कार्ड हो जाएँगे। तो अब जो फाइनल पेयर्स हमारे पास आए जिनकी वैल्यू 2 या फिर 2 से ज़्यादा है, वो हमारे पास ये वाले पेयर्स थे। तो अब हमें इनका बकेट नंबर ढूँढना है। बकेट नंबर ढूँढने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे पेयर्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसे मॉड कर देंगे 10 से। तो जो-जो हमारे पास पेयर्स यहाँ पर आए हैं जिनका थ्रेशोल्ड वैल्यू 2 से ज़्यादा था, हमने उन पेयर्स को लिखा, फाइनल पेयर्स को। उसके बाद हमने उनका बकेट नंबर ढूँढा कि भाई अब ये कौन से बकेट में हमें मिलेंगे। तो बकेट नंबर कैसे मिला हमें, i इंटू जे, आई क्या है हमारा यहाँ 1, जे क्या है यहाँ पे 2, तो 1 इंटू 2 मतलब 2 मॉड 10, तो हमारे पास आया 2। सिमिलर वे में हमें यहाँ पर सारी बकेट नंबर्स हमें मिल जाएँगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमने बकेट नंबर फाइंड करे हम बकेट नंबर लिखेंगे, काउंट लिखेंगे, अपने पेयर्स को लिखेंगे और कैंडिडेट का सेट। कैंडिडेट सेट में तो आपकी यही सेम वैल्यूज़ आएँगी। पेयर्स बनाएँगे और पेयर्स बनाने के बाद उनका काउंट लिखेंगे, उन पेयर्स का काउंट क्या आया था। देन अभी हमने बकेट नंबर फाइंड करा, हमें बकेट नंबर लिखना है। बिट वेक्टर हमेशा 1 ही होगा। तो हमारे पास जो फाइनल कैंडिडेट पेयर आया है वो हमारे ये सारे पेयर्स आ जाएँगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर लिमिटेड पास एल्गोरिथम। लिमिटेड पास एल्गोरिथम क्या होता है हमारा, जब हम डील कर रहे होते हैं बहुत ही मैसिव डेटा से या फिर कॉन्टिन्यूअस डेटा आ रहा है हमारा, डेटा अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में आ रहा है मतलब आए ही जा रहा है, आए ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो उसे स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मेन मेमोरी में तो बिल्कुल ही वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम पासेस भी बना लें तब भी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो इट इज़ द प्रोसेस data using a bounded number of passes over a tablet, usually one pass or the two pass instead of loading everything into the memory। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम कुछ number of passes को load कर देते हैं instead of loading entire data to the memory। हम सारे डेटा को पास नहीं करते हैं, कुछ लिमिटेड फॉर्म ऑफ डेटा को यहाँ पर पास करते हैं। तो इसे ही ओवरकम करने के लिए, अब इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर ये जो सारा इतना बड़ा डेटा है हमारे पास, इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में हम नहीं डाल सकते। तो इसी वजह से हम इस चीज़ को लेकर आए हैं। लिमिटेड पास एल्गोरिदम डिज़ाइन हुए हैं, तो इसकी बेसिकली नीड क्या थी कि मल्टीपल पासेस आ जाते हैं जो कि इम्प्रैक्टिकल होता है। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम्स होती हैं डेटा की, डिस्क की इनपुट आउटपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिस्क का साइज़ बढ़ जाता है, रियल टाइम एनालिसिस नहीं हो पा रियल टाइम एनालिसिस करने के लिए बाकी उसमें हो नहीं पा रही थी प्रायोरी और एप्रियोरी और पीसीवाई में। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, दैट n शुड बी ग्रेटर देन m। n क्या है हमारा टोटल डेटा सेट और m क्या है हमारा अवेलेबल मेमोरी का साइज़। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, लिमिटेड डेटा सेट लिमिटेड पास एल्गोरिथम की पीसीवाई एल्गोरिथम विद 2 पासेस। अभी जो हमने पढ़ा वो था सिंपल पीसीवाई, तो पीसीवाई एल्गोरिथम विद 2 पासेस, मेसिया ग्रेस एल्गोरिथम विद 1 पासेस, काउंट मिनिमम स्केच एल्गोरिथम, लॉसी काउंट एल्गोरिथम जो कि मेंटेन करता है फ्रीक्वेंसी काउंट को स्मॉल स्मॉल एरर्स के साथ। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है कि ये यूजुअली एप्रोप्रिएट होता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स जॉइन होते हैं और कोरिलेशन होता है। इन एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरिंग लिमिटेड पास रेफर्स टू मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ मर्ज पासेस। तो अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी सॉर्टिंग की बात करें तो लिमिटेड पास का मतलब है हम नंबर ऑफ मर्ज पासेस को कम कर रहे हैं। पास 1 में क्या होता है, हमारा चंक डेटा होता है जो कि फिट हो जाता है मेमोरी में, हम उसे सॉर्ट करते हैं और उसे लिख देते हैं। पास 2 में क्या करते हैं, उस डेटा को जो भी हमने अभी यहाँ पर तोड़ा है उस सबको मर्ज करेंगे और उसे फिर रन कर लेंगे जब तक वो सारा डेटा हमारा एज इट इज रिमेन नहीं रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब क्या है, सारे डेटा सेट्स को एक साथ हम ग्रुपिंग करते हैं। सिमिलर डेटा सेट्स जो होते हैं हमारे उनकी ग्रुपिंग करते हैं। सो द टास्क ऑफ ग्रुपिंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सच अ वे दैट द ऑब्जेक्ट्स इन द सेम ग्रुप आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन दोज इन द अदर क्लस्टर। तो मतलब एक क्लस्टर में सारे डेटा सेट्स हमारे सिमिलर है, सिमिलर डेटा सेट्स को एक साथ लाना ही क्लस्टरिंग होता है। Clustering is often used in unsupervised learning tasks, and no class value denoting a priori grouping of a class instance are given, which is the case of supervised learning। तो यहाँ पर हमारा जो clustering है वो unsupervised learning task में यूज़ होता है और कोई भी यहाँ पर हमारी प्रायर ग्रुपिंग नहीं होती है जो कि हमारा सुपरवाइज लर्निंग का केस है। तो यहाँ पर वो केसेस अवॉइड होते हैं। द डेटा सेट, तो अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया क्लस्टरिंग का, तो मतलब
एक हमारे पास सर्कल्स वाला डेटा था, एक ट्रायंगल वाला डेटा था और एक स्टार वाला डेटा था। तो ये सारे डेटा बेसिकली मिक्स्ड अप हैं, तो यहाँ पर अगर हमें क्लस्टरिंग करनी है तो हम क्या करेंगे? जो सर्कल है वो आपस में रिज़ेम्बल कर रहे हैं एक साथ, तो जितना भी हमारा सर्कल है वो एक क्लस्टर बना लेगा, जो भी हमारे स्टार है वो एक क्लस्टर बना लेगा, जो भी हमारे ट्रायंगल्स है वो एक क्लस्टर बना लेगा। सो दिस इज़ नोन एज़ क्लस्टरिंग, सारा सिमिलर डेटा सेट्स एक साथ ग्रुप अप हो जाए और वो कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे हों या फिर उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यूज़ क्या है हमारा क्लस्टरिंग का? ऑटोमैटिकली ऑर्गेनाइज़ कर देता है डेटा को, हिडन स्ट्रक्चर्स हम ढूँढ पाते हैं, प्री प्रोसेसिंग होती है हमारी फर्दर एनालिसिस की। एप्लीकेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, कस्टमर सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन देयर बाइंग हैबिट्स, रिकॉग्नाइज कम्युनिटीज़ इन सोशल नेटवर्किंग में कम्युनिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है। अब क्वालिटी क्या है क्लस्टरिंग की? तो हमारे पास 2 तरह की क्वालिटी होती है, इंटर क्लस्टरिंग डिस्टेंस और इंट्रा क्लस्टरिंग डिस्टेंस। इंटर क्लस्टरिंग डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब अगर हमारे पास 2 क्लस्टर हैं, इंटर मतलब इंट्रा मतलब अंदर विद इन द कम्युनिटी और इंट्रा मतलब अलग-अलग डिफरेंट चीज़ें। तो इंटर क्लस्टरिंग डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए और इंट्रा क्लस्टरिंग डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब आपस में एक साथ जो सिमिलर चीज़ें हैं वो उनमें बहुत ही कम डिस्टेंस होना चाहिए और जो डिसिमिलर चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ क्लस्टरिंग। सो 2 तरीके के इवैल्यूएशन होते हैं हमारे पास, पहला आता है इंटरनल इवैल्यूएशन। सो इंटरनल इवैल्यूएशन क्या करता है? इट असाइन्स द बेस्ट स्कोर टू द एल्गोरिथम दैट प्रोड्यूसेस क्लस्टर। तो यहाँ पर ये असाइन करता है बेस्ट स्कोर हमारे एल्गोरिथम को, जो कि एक क्लस्टर प्रोड्यूस करता है विद हाई सिमिलैरिटी विद इन द क्लस्टर एंड लो सिमिलैरिटी बिटवीन द क्लस्टर, मतलब अ, हाई सिमिलैरिटी होगी क्लस्टर के अंदर और लो सिमिलैरिटी होगी बिटवीन द क्लस्टर। जो अभी हमने 2 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ी हैं, तो इसका एग्जांपल क्या है? डाविस बोल्डन इंडेक्स, लोअर वैल्यूज इक्वल्स टू, अगर इसकी वैल्यू कम है तो बेटर क्लस्टरिंग है। डन इंडेक्स हम यूज करते हैं हायर वैल्यू के लिए, अगर हायर वैल्यू है तो ज्यादा अच्छी क्लस्टरिंग होगी। तो इसके कॉमन मेजर्स क्या हैं? कोहेजन और सेपरेशन। कोहेजन इज फॉर इंट्रा क्लस्टरिंग और सेपरेशन इज फॉर इंटर क्लस्टरिंग। नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन हमारा बेस्ड होता है क्लास लेवल्स और एक्सटर्नल बेंचमार्क्स के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल योर रैंड इंडेक्स, इट मेजर्स द सिमिलैरिटी बिटवीन प्रेडिक्टेड क्लस्टर, ये सिमिलैरिटी को मेजर करता है प्रेडिक्टेड क्लस्टर्स के बीच में। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एफ मेजर, जो कंबाइन करता है कितना प्रिसीजन है, कितनी हमारी क्लस्टरिंग रिकॉल हो रही है बार बार। तो यहाँ पर 2 तरीके की इवैल्यूएशन थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट इज योर मेजर क्लस्टरिंग अप्रोच। अब मेजर क्लस्टरिंग अप्रोच क्या है? पहला है हमारा पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग में क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं डेटा को के क्लस्टर्स की फॉर्म में, मतलब जो भी हमारा डेटा है हम उसे डायरेक्टली के क्लस्टर्स की फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जो एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं के मीन या फिर के मेडियोटेट्स। नेक्स्ट इज योर हिरारिकल। अब हिरारिकल दूसरी अप्रोच हमारी हिरारिकल है। हिरारिकल में क्या होता है? हम क्रिएट करते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो कौन-कौन से एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं? एल्गोमेट्रिक और डिवीजन एल्गोरिदम। नेक्स्ट इज़ योर डेंसिटी बेस्ड। डेंसिटी बेस्ड में क्या होता है? हम क्लस्टर्स बनाते हैं बेस्ड ऑन द मतलब अपनी डेंसिटी के बेसिस पर। तो कौन-कौन से एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ऑप्टिक्स और डीबी स्कैन। नेक्स्ट इज़ योर ग्रिड बेस्ड। अब ग्रिड बेस्ड में क्या होता है? जो हमारा डेटा है वो डिवाइड हो जाता है। सो डिवाइडेड डेटा स्पेस इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स। जो हमारा डेटा है वो फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाता है और उसी के सेल्स के अंदर वो क्लस्टर्स बनाता है। तो एग्जाम्पल्स या फिर जो एल्गोरिदम यूज़ होते हैं वो होता है हमारा स्टिंग और क्लिग। नेक्स्ट इज़ योर मॉडल बेस्ड। मॉडल बेस्ड अप्रोच क्या है हमारी? इट अज्यूम्स अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर अ क्लस्टर एंड ट्राई टू फाइंड द बेस्ट फिट, मतलब एक मैथमेटिकल मॉडल को अज्यूम कर लेगा और उसका बेस्ट फिट ढूँढेगा। फॉर एग्जाम्पल योर एक्सेप्शन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम। अब हिरारिकल क्लस्टरिंग क्या होता है? हिरारिकल क्लस्टरिंग हम यहाँ पर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं हिरारिक वे में। तो इट यूजेस डिस्टेंस मैट्रिक्स एज क्लस्टरिंग क्राइटेरिया। तो ये डिस्टेंस मैट्रिक्स को यूज करता है और यहाँ पर टर्मिनल कंडीशन यूज होती है, मतलब जैसे ही वहां पर वैल्यू टर्मिनेट हो गई यहाँ पर स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एनिमल अगर हमारा एक अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स, ये सारे के सारे हमारे वर्टिब्रेट्स हैं। तो ये पूरा मिलके एक क्लस्टर बना रहे हैं वर्टिब्रेट्स का। नेक्स्ट आ रही है वर्म्स और इंसेक्ट्स। ये वर्म्स और इंसेक्ट्स हमारे इनवर्टिब्रेट्स है, ये पूरा का पूरा दोनों मिलकर हमारे वर्म्स भी एक क्लस्टर है, मतलब जितने सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्म्स हैं वो सारे वर्म्स की कैटेगरीज में आएंगे, जितने सिमिलर टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं वो सारे इंसेक्ट्स के कैटेगरीज में आएंगे।
और ये दोनों कलेक्टिव मिलके हमारा एक इन्वर्टिब्रेट का क्लस्टर बना रहे हैं। इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों मिलके हमारा एक एनिमल कैटेगरी में आते हैं, तो ये एक एनिमल का क्लस्टर है। अब डेंडोग्राम्स क्या होते हैं? क्लस्टरिंग ऑब्टेन्स बाय कटिंग द डेंडोग्राम एट द डिजायर्ड लेवल। मतलब क्लस्टरिंग होती क्या है? एक वैल्यू को, जो भी हमारी यहाँ पर वैल्यू है, हम उसे कट कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है जो हम जिसमें उसे कट कर रहे हैं डिजायर्ड लेवल को, ताकि वो क्लस्टर्स बन पाए, उसी पोर्शन को हम बोलते हैं डेंडोग्राम। तो अब हिरारिकल क्लस्टरिंग भी हमारी दो तरह की होती है। पहला हमारा एग्लोमेरेटिव, दूसरा हमारा डिवीजन है। एग्लोमेरेटिव को हम एजेंट्स भी बोलते हैं। ये हमारा बेसिकली बॉटम अप अप्रोच है। तो ये स्टार्ट करता है विद द इंडिविजुअल पॉइंट्स। मतलब एक पॉइंट से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सपोज वी हैव गिवन डिस्टेंस मैट्रिक्स। मान लो हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है और हमें यहाँ पर क्लस्टरिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है और हमें बनाना है इसका एग्लोमेरेटिव क्लस्टर। तो एग्लोमेरेटिव क्लस्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे। तो मिनिमम वैल्यू हमें मिली 2। तो 2 ये आ कहाँ रही है? हमारी P3 और P5 में। तो हमारा एक क्लस्टर बन जाएगा P3 और P5 का। सिमिलर वे में अब यहाँ पर हमने इसी सेम मैट्रिक्स को यहाँ पर एक ही क्लस्टर बना के लिख दिया है। अब यहाँ पर हम सिमिलर वे में फिर यहाँ पर अपडेट करेंगे अपनी मैट्रिक्स को, जो भी हमारे क्लस्टर्स थे ग्रुप कर देंगे अपनी क्लस्टर्स को। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें P3 और P5 की कोई वैल्यू लिखनी है, फॉर एग्जांपल ये सारी वैल्यूज़ तो हमारी सेम रहेंगी, लेकिन यहाँ पर अब आ जाता है हमारा P3, P5। P3, P5 और P1 की वैल्यू अब हमें लिखनी है। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे कि भाई कौन सी वैल्यू यहाँ पर आएगी? तो हम देखेंगे P3 और P3 में P1 पे 3 वैल्यू है, P5 में P1 पे 11 वैल्यू है। अब इन दोनों में से छोटी कौन सी है? 3। तो यहाँ पर जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी हम वो लिखेंगे। तो अगेन अब हमारे पास अपडेटेड मैट्रिक्स आ गई। अपडेटेड मैट्रिक्स में हम फिर से ढूंढेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है। सबसे छोटी वैल्यू हमें 3 मिली। तो यहाँ पर अब हमारा एक क्लस्टर बन जाएगा P3, P5 और P1 का। सिमिलर वे में हम फिर से इस मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे, फिर से छोटी वैल्यू ढूंढेंगे। जैसे हमें छोटी वैल्यू मिली, हमारे को एक और क्लस्टर मिल गया। इस बार हमें क्लस्टर मिला P4 और P2 का। अब फिर से हम अपनी मैट्रिक्स को अपडेट कर देंगे। अब हमारे पास क्लस्टर्स बन गए। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू बची है। तो मतलब अब ये सारा डेटा हमारा क्लस्टर हो जाएगा P1, P3, P5, P4। तो बेसिकली अब हमारे क्लस्टर कौन-कौन से बने? पहले हमारा क्लस्टर बना था P3 और P5 जो कि इंडिविजुअल अपने क्लस्टर थे। आफ्टर दैट वो दोनों के दोनों क्लस्टर बने P1 के साथ। उसके बाद हमारा P2 और P4 का क्लस्टर बना और आफ्टर दैट ये दोनों के दोनों हमारे जो क्लस्टर्स थे वो कंबाइन होके एक फाइनल क्लस्टर बन गया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल क्लस्टर फॉर्म। तो इसे ही हम एग्लोमेरेटिव बोलते हैं। मतलब बॉटम अप अप्रोच, हमने बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करा और हम ऊपर 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 जाते गए। मतलब एक छोटे क्लस्टर से हम छोटे छोटे क्लस्टर से एक बड़ा क्लस्टर बनाते गए। मतलब पहले हम छोटे छोटे क्लस्टर्स बना रहे थे, उन्हें कंबाइन कर करके हमने एक बहुत ही बड़ा क्लस्टर बना लिया। हिरारिकल में दूसरा आता है हमारा डियाना या फिर डिवीजन एल्गोरिथम, जिसे हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। तो ये हमारी एक टॉप डाउन हिरारिकल क्लस्टरिंग मेथड है जो कि स्टार्ट करती है एक सिंगल क्लस्टर्स के साथ। मतलब एक बहुत बड़े क्लस्टर के साथ स्टार्ट करती है और उसे तब तक डिवाइड करती है, तब तक रिकर्सिवली स्प्लिट करती रहती है जब तक वो खुद में एक खुद का क्लस्टर ना बन जाए। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल ईच डेटा पॉइंट्स बिकम इट्स ओन क्लस्टर और द डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर इज रीच्ड। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास हिरारिकल क्लस्टरिंग। अब हमने पढ़ लिया। दूसरा क्लस्टरिंग का फॉर्म है हमारे पास के मीन क्लस्टरिंग। तो के मीन क्लस्टरिंग क्या है? ये हमारा एक पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है। सो इट पार्टीशंस द डेटा इनटू के डिस्टेंस। ये क्या करता है? डेटा को के डिस्टेंस की फॉर्म में पार्टीशन कर देता है। इट ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर। तो जितने भी हमारे सिमिलर डेटा पॉइंट्स हैं वो सब के सब एक साथ ग्रुप अप हो जाते हैं। सो के मीन क्लस्टरिंग इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। तो हमारे पास के मीन के भी दो तरीके हैं, बैच मीन और दूसरा ऑनलाइन के मीन। तो बैच मीन में हम क्या करते हैं? हम डिसाइड करते हैं के को, मतलब कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हम बनाएंगे। आफ्टर दैट हम इनिशियलाइज करते हैं सेंट्रॉइड्स को। हम रैंडमली एक पॉइंट को पकड़ते हैं, उसके बाद हम असाइन कर देते हैं उसके नियरेस्ट सेंट्रॉइड्स को बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। तो मतलब हमने एक के देखा, के क्लस्टर देखा, उसके बाद उसका एक सेंट्रॉइड निकाला। सेंट्रॉइड निकालने के बाद हम क्या करेंगे? उसका नियरेस्ट सेंट्रॉइड देखेंगे और उसके डिस्टेंस को अपडेट कर देंगे। जैसे ही हमने डिस्टेंस को अपडेट करा,
तो अपडेट सेंट्रोइड फॉर ईच क्लस्टर, हर क्लस्टर के लिए हमें सेंट्रोइड को अपडेट करना, मतलब एक क्लस्टर अब हमने बना दिया, अब हम दूसरे क्लस्टर बनाने जा रहे हैं तो उसका सेंट्रोइड दूसरे क्लस्टर के लिए हम सेंट्रोइड को करेंगे अपडेट। सिमिलर वे में हमारे ये प्रोसेस रिपीट होते रहेंगे जब तक हमारा पूरा, मतलब जब तक हमारा पूरा डेटा आइटरेट नहीं हो जाता। नेक्स्ट केम इज योर ऑनलाइन के मीन एल्गोरिदम। तो एक छोटा सा डिफरेंस है हमारा यहाँ पर बैच के मीन एल्गोरिदम और ऑनलाइन के मीन एल्गोरिदम में, बाकी सारी स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है। तो वो डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर हम वैल्यूज को अपडेट कर रहे थे जब हम नया क्लस्टर बना रहे थे, मतलब जो हमारी सेंट्रॉइड वैल्यू थी हम उसे अपडेट कर रहे थे एक नया क्लस्टर बनाने के बाद, लेकिन यहाँ पर हम वैल्यूज को अपडेट करेंगे हर एक डेटा पॉइंट के बाद। तो मतलब इनिशियलाइज कर दिया हमने, सेंट्रॉइड स्टार्ट करा, मतलब एक के बना दिया, उसके बाद हम नया डेटा पॉइंट ढूंढेंगे और फाइंड द क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड टू द न्यू डेटा पॉइंट। हम एक नया डेटा पॉइंट, मतलब जो भी हमने नया डेटा पॉइंट बनाया है उसका क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हम अपडेट करेंगे सेंट्रॉइड को विद द डायरेक्शन ऑफ द न्यू पॉइंट। तो दिस इज डन यूजिंग अ स्मॉल एडजस्टमेंट, एक छोटे से एडजस्टमेंट के साथ होगा। तो मतलब यहाँ पर हम रिपीट करेंगे बार बार सेंट्रॉइड को, हम अपने अपडेट करेंगे हर एक डेटा पॉइंट के बाद। सो के मीन की स्ट्रेंथ्स क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, एफिशिएंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ टी के एन है, जहाँ पर टी हमारा नंबर ऑफ आइटरेशन है, एन हमारा नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है और के हमारा नंबर ऑफ क्लस्टर्स है। नेक्स्ट इज योर के मीन वीकनेस। अब के मीन वीकनेस क्या है, ये एल्गोरिदम सिर्फ एप्लीकेबल है अगर मीन हमें डिफाइंड है, मतलब अगर हमें मीन दिया होगा तो ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रॉइड्स वैल्यूज निकालनी होती है, मतलब सेंट्रॉइड के बेसिस पर हम क्लस्टर्स बनाते हैं। अगर हमें मीन ही नहीं दिया होगा तो हम यहाँ पर इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो यूज़र को स्पेसिफाई करना होगा कि एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आउटलाइनर्स के लिए। आउटलाइनर्स मतलब जो डेटा पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल ये कुछ क्लस्टर है और हमें क्लस्टर बनाना है सिमिलर डेटा पॉइंट्स का, और एक डेटा पॉइंट कुछ ज़्यादा ही दूर है तो हम उसका क्लस्टर बना नहीं पा रहे हैं। सो दीज आर योर आउटलाइनर्स, मतलब ये डेटा पॉइंट्स है और यहाँ पर हमारा एक डेटा आ गया। सो दिस इज द आउटलाइनर इन योर डेटा पॉइंट्स। अब क्लस्टरिंग हाई डायमेंशनल डेटा, अब हाई डायमेंशनल डेटा को कैसे क्लस्टर करना है। सो डेटा हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स फीचर्स आर कॉल्ड हाई डायमेंशनल डेटा। ऐसा डेटा जिसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं, उसे हम हाई डायमेंशनल डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हमारे पास 10,000 वर्ड्स हैं और 10,000 डायमेंशंस हमें बनानी पड़ेंगी। एक जनरी सेट है जिसमें 20,000 डायमेंशंस है, नंबर ऑफ फीचर्स है, मतलब बहुत ही सारे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, उसे ही हम बोलते हैं हाई डायमेंशनल डेटा। मतलब इट इज नॉट इन द 1D फॉर्मेट, उसका डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा है। सो नाउ चैलेंजेस क्या क्या आते हैं हाई डायमेंशनल डेटा के साथ। कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे को हाई डायमेंशनल डेटा के साथ काम करने में। तो मल्टीपल वेरिएबल्स आर हार्ड टू वर्क विद एंड इम्पॉसिबल टू विजुअलाइज, तो मतलब विजुअलाइज कर ही नहीं पाते हैं अगर कुछ ज़्यादा ही डायमेंशन का डेटा अगर हमारे पास आ जाता है तो उसे विजुअलाइज करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और ऑल्सो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दीज डायमेंशन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, तो इनकी जो वैल्यूज है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में इंक्रीज होती है, तो उसके साथ काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डायमेंशनैलिटी का कर्स है यहाँ पर। डिस्टेंस मेजर जो है वो बहुत ही लेस मीनिंगफुल हो जाता है। नेक्स्ट इज योर स्पैरिटी ऑफ डेटा। स्पैरिटी ऑफ डेटा मतलब कि डेटा हमारा बहुत ज़्यादा स्पार्स हो जाता है, फट जाता है, हमारी जो सिमिलैरिटी है डेटा में वो कम हो जाती है। अगर हम क्लस्टर बना रहे हैं तो क्लस्टर का मेन मोटिव क्या है, डेटा हमारा सिमिलर होना चाहिए, बट यहाँ पर सिमिलैरिटी ही नहीं रह पाती है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट इज पर्टिकुलर बिकम मीनिंगलेस, तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है नियर पॉइंट का और फार पॉइंट का वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है। नेक्स्ट इज योर इररिलेवेंट फीचर्स। अब इररिलेवेंट फीचर्स क्या है हमारे, जनरली एक क्लस्टर जो है, जनरली अ क्लस्टर इज इंटेंडेड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट दैट आर रिलेटेड। तो मतलब क्लस्टर क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि आपस में रिलेटेड है, लेकिन अगर उसमें इररिलेवेंट फीचर्स आ गए, डेटा हमारा बेफालतू में बहुत बड़ा हो रहा है, नॉइसेस ऐड हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट इज योर कोरिलेटेड एट्रीब्यूट। कोरिलेटेड एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, जब हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा एट्रीब्यूट्स आ जाए, जो कि when there is a large number of attributes it is likely to have some attributes are correlated। मतलब अगर हमारे पास कुछ ऐसा लंबा चौड़ा डेटा आ जाए तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जरूरी कि जो कोरिलेट हो। अगर कुछ कोरिलेट ही नहीं हो रहा होगा आपस में तो हम क्लस्टर्स कैसे बनाएंगे।
अब एप्लीकेशंस क्या है हमारी, दैट आर जनरेटिंग हाई डायमेंशनल डेटा, टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग, इमेज एंड वीडियो एनालिसिस, बायो इंफॉर्मेशन, मार्केट बेस और कस्टमर सेगमेंटेशंस। अब हम कौन-कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं हाई डायमेंशनल क्लस्टरिंग के लिए? हम यूज़ करते हैं फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि रिड्यूस करता है डायमेंशनैलिटी को बाय ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इनटू लोअर डायमेंशन, मतलब इसका डायमेंशन को कम कर देता है। तो हम इसमें क्या-क्या यूज़ करते हैं? यूज़ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो कि कन्वर्ट करता है कोरिलेटेड फीचर्स को स्मॉलर सेट ऑफ अनकोरिलेटेड कंपोनेंट्स में। दूसरा हम यूज़ करते हैं सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, जो कि यूज़ होता है हमारा टेक्स्ट और इमेज क्लस्टरिंग में। नेक्स्ट इज़ योर स्पेस क्लस्टरिंग। स्पेस क्लस्टरिंग कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग क्लस्टरिंग इन अ फुल स्पेस, इट फाइंड्स क्लस्टर इन अ सबस्पेस। तो मतलब सारे स्पेस में देखने की जगह हम एक पर्टिकुलर स्पेस में यहाँ पर देखते हैं अपने डेटा को। तो हम 2 टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्लीक और प्रोक्लस। सो नाउ अभी तक जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हिरारिकल का एडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा विजुअलाइज़ कर देता है हमारे नेस्टेड क्लस्टर को। डिसएडवांटेज है कि कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव होता है, लार्ज डेटा सेट्स हैं तो के-मीन हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन हमें के की वैल्यू चाहिए होती है यहाँ पर। क्लीक हमारा हैंडल करता है हाई डायमेंशन को और प्रोक्लस हमारा आइडेंटिफाई करता है सबस्पेस क्लस्टर्स को। इनके डिसएडवांटेजेस क्या है? मिमिस कॉम्प्लेक्स क्लस्टर शेप्स, जो हमारी कॉम्प्लेक्स क्लस्टर शेप्स होती है उन्हें मिस कर सकता है। सेंसिटिव टू पैरामीटर सिलेक्शन, प्रोक्लस जो है वो पैरामीट्रिक सिलेक्शंस की तरफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज योर क्लीक। अब क्लीक क्या होता है? डायमेंशनल ग्रोथ सबस्पेस क्लस्टरिंग मेथड। तो मतलब डायमेंशनल, ये क्या है? हमारा एक डायमेंशनल ग्रोथ सबस्पेस क्लस्टरिंग मेथड है। तो क्लीक को हम कंसीडर कर सकते हैं डेंसिटी और ग्रिड दोनों के बेसिस पे। इट पार्टीशन ईच डायमेंशन इनटू स्मॉलर नंबर और इक्वल लेंथ इंटरवल। तो हर एक डायमेंशन जो होता है बेसिकली ये क्या करता है, जो भी हमारा डेटा हायर डायमेंशन में है उसे स्मॉल नंबर ऑफ इक्वल सेट ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है। मतलब हर एक डायमेंशन को वो एक छोटे-छोटे इंटरवल में डिवाइड कर देता है, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है। And what it does, it partitions in m dimensional data space into overlapping rectangular unit. उसके बाद उन सारी डायमेंशनल डेटा को एक ओवरलैप कर देता है एक रेक्टेंगुलर यूनिट में। A unit is dense if the fraction of total data points contained in the unit exceeds the input model parameter. तो यूनिट हमारी डेंस तभी रहेगी जो फ्रैक्शन जो है, मतलब जो भी हमने टोटल फ्रैक्शन बनाया है डेटा पॉइंट्स का, वो वैल्यू हमारी जो है यूनिट की एक्सीड कर जाए इनपुट मॉडल पैरामीटर्स को। यहाँ पर हम एल्गोरिदम्स जो यूज़ करते हैं क्लीक, मतलब क्लीक का एल्गोरिदम क्या है बेसिकली, हम उसे गो थ्रू करते हैं एक बार। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई सबस्पेस दैट कंटेन क्लस्टर। तो हमें यहाँ पर सबस्पेस को देखना है जिसमें क्लस्टर है। तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे डेटा को, डेटा स्पेस को, और हम ढूंढेंगे उस पॉइंट को जो कि मतलब उस सेल के अंदर जाकर हम ढूंढेंगे डेटा की पार्टीशनिंग कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टीशनिंग करने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे उस सबस्पेस को जिसमें वो क्लस्टर है, या फिर यूजिंग एप्रियोरी प्रिंसिपल, जो हमने पीछे एप्रियोरी प्रिंसिपल पढ़ा था उसकी हेल्प से हम वहां पर ढूंढेंगे अपने सबसेट को। नेक्स्ट इज योर आइडेंटिफाई क्लस्टर। अब हमने अपना सबस्पेस ढूंढ लिया है, क्लस्टर का सबस्पेस ढूंढ लिया। अब हम क्लस्टर को ढूंढेंगे, तो क्लस्टर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, डिटरमाइन डेंस अंटिल इन ऑल सबस्पेस ऑफ द इंटरेस्ट। तो मतलब हम डीपली जाएंगे सारे ही सबस्पेसेस में जहां जहां हमें चांसेस लग रहे हैं। आफ्टर दैट हम डिटरमाइन करेंगे कनेक्टेड डेंस यूनिट्स को इन ऑल सबस्पेस ऑफ द इंटरेस्ट। तो मतलब जहां जहां वो चीजें हमारी कनेक्टेड हैं, जहां जहां हमारे क्लस्टर्स कनेक्टेड हैं, हम उन सारी यूनिट्स पर जाएंगे, वहां पर विजिट करेंगे और क्लस्टर को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज योर इट जनरेट मिनिमल डिस्क्रिप्शन फॉर द क्लस्टर। अब क्लस्टर आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना है, मिनिमल डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है क्लस्टर के लिए। तो हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे उसका मैक्सिमम रीजन। तो मैक्सिमम रीजन अगर हमें मिल गया तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी नोड्स उसके साथ कनेक्टेड है। सो इट विल डिटरमाइन मैक्सिमल रीजन दैट कवर्स अ क्लस्टर ऑफ कनेक्टेड डेंस यूनिट्स फॉर ईच क्लस्टर। तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी यूनिट्स हर एक क्लस्टर के साथ कनेक्टेड है।
सो इट डिटरमाइंस मिनिमल कवर फॉर ईच क्लस्टर, मतलब हमें हर क्लस्टर के बारे में पता चल जाएगा। तो क्लीक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर देगा सबस्पेस ऑफ हाई डायमेंशनल डेटा स्पेस दैट अलाउ बेटर क्लस्टरिंग देन ओरिजिनल स्पेस यूजिंग ए प्रियोरी प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जैसे ही अब हमने यहाँ पर उसकी इंडिविजुअल डेटा सेट्स को देखा, तो ऑटोमेटिकली क्लिक आइडेंटिफाई कर देगा उसके हाई डायमेंशंस को, मतलब जो भी अभी हमने डेटा सेट्स यहाँ पर ढूंढे हैं, जो जो उससे कनेक्टेड है, अब हमें पता चल गया कि भाई मेन जो हमारा क्लस्टर था वो कौन सा क्लस्टर है। तो ऑटोमेटिकली वो उस हाई डायमेंशनल डेटा वाले क्लस्टर को आइडेंटिफाई कर लेगा। So this method is very much optimized than your normal a priori principle. Next is your click and community. तो click क्या होता है? Click is the group of nodes in a graph such as each node in a graph is connected to each other. मतलब click क्या है, हमारी nodes है ग्राफ की, और इस तरीके से ये nodes connected है कि मतलब इस तरीके की ये नोड्स है कि हर एक नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है हमारी ग्राफ की। तो K2 क्या है, मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 नोड है, तो K2 D1 D2 से कनेक्टेड है, D2 D1 से कनेक्टेड है। K3 क्या है, हमारे पास 3 नोड्स आपस में कनेक्टेड है। K4 क्या है, मतलब अगर हमारे पास 4 नोड है तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होनी ही चाहिए जितनी भी नोड्स हैं। सो यहाँ पर जैसे कि 3 नोड्स थी, तो D1 2 के साथ भी कनेक्टेड है, 3 के साथ भी कनेक्टेड है, 3 1 के साथ भी, 2 के साथ भी कनेक्टेड है, 2 हमारा 1 के साथ भी, 3 के साथ भी कनेक्टेड है। सिमिलर वे में ऐसे 4 हमारा, तो अगर हमारे पास 4 नोड्स हैं, तो चारों आपस में सबके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, सबके साथ उनका कनेक्शन होना चाहिए। दिस इज़ योर क्लिक। नाउ नेक्स्ट इज़ योर कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, हमारा एक ग्रुप ऑफ क्लिक है सच एज़ ऑल द क्लिक मस्ट हैव K-1 नोड्स कॉमन। तो मतलब एक ऐसा ग्रुप है क्लिक्स का, मतलब हम क्लिक्स का ग्रुप बना रहे हैं जिसमें कि K-1 अगर हम 3 क्लिक का ग्रुप देख रहे हैं तो उसमें से कम 2 नोड्स तो हमारी कॉमन होनी ही चाहिए। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं, कम्युनिटी ऑफ 2 क्लिक। तो हमारे पास यहाँ पर एक 4 नोड्स हैं, तो A, B, C, D। तो A हमारी B से कनेक्टेड है, D से कनेक्टेड है, C से कनेक्टेड है, B हमारी A से D से कनेक्टेड है, C हमारी D और A से कनेक्टेड है, और डी भी हमारी 3 से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पर क्लिक बनाएंगे, तो पहला क्लिक हमारा क्या है, अगर हमने 3 नोड उठाई, तो मतलब पहली बात तो हमें नोड्स देखनी है और फिर उसमें हमें देखना है K-1 नोड्स जो है वो होनी चाहिए हमारी कॉमन। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, K-1 नोड कॉमन होनी चाहिए। तो हमने देखा, अब हमने उठाया A-B-D, ठीक है। A-B-D अगर हमने उठाया तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या-क्या है, वो सॉरी A-B-D हमने उठाया, दूसरा हमने क्लिक, पहला क्लिक हमने लिया A-B-D, दूसरा क्लिक हमने लिया A-C और D का। तो अब हमने देखा कि भाई यहाँ पर A और D कॉमन है और यहाँ पर भी A और D कॉमन है, तो ये हमारा एक पूरी एक कम्युनिटी बन गई। तो कम्युनिटी क्या है, हमारे पास अगर हम 3 क्लिक का सेट बना रहे हैं तो उसमें से कम 2 हमारी जो है K-1 हमारी जो है वो कॉमन होनी चाहिए। सो दिस इज नोन एज योर कम्युनिटी। तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, 3 कम्युनिटी का एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा। तो हमने क्लिक आइडेंटिफाई करे कौन कौन से क्लिक थे हमारे, यहाँ पर था 1 2 और 3 का क्लिक हमारा बन रहा है। नेक्स्ट हमारा बन रहा है 1 2 और 8 का क्लिक। तो मतलब यहाँ पर 1 और 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 1 2 कॉमन है। तो सिमिलर वे में हम क्लिक बनाएंगे और उसके बाद हम उनकी कम्युनिटीज को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्रोक्लस। अब प्रोक्लस क्या होता है, डायमेंशन रिडक्शन सबस्पेस क्लस्टरिंग टेक्निक। तो ये हमारी क्या है, डायमेंशन रिडक्शन सबस्पेस क्लस्टरिंग टेक्निक है, जो कि अगर कोई भी डेटा हमारा हाई डायमेंशन में है तो उसे लो डायमेंशन में अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली हमारा डायमेंशन को छोटा करने के लिए हम प्रोक्लस का यूज करते हैं। सो इट फाइंड इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ क्लस्टरिंग इन हाई डायमेंशन स्पेस। तो ये क्या करता है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को ढूंढता है ऑफ क्लस्टर्स इन अ हाई डायमेंशनल स्पेस, मतलब उसका इनिशिएट कहाँ से हुआ था, वो जो हमारा क्लस्टर है उसकी पहली बिगिनिंग को वो ढूंढता है। आफ्टर दैट इट अवॉइड जनरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ओवरलैप क्लस्टर ऑफ लो डायमेंशन। उसके बाद जितने भी हमारे जनरेशंस होते हैं, मतलब जितने भी ओवरलैप्ड क्लस्टर्स हमारे हैं उन सबको वो अवॉइड करता है। उसके बाद क्या करता है, इट फाइंड्स द बेस्ट सेट ऑफ मेटेरॉइड्स बाय हिल क्लाइंबिंग प्रोसेस। तो
जैसे ही उसने उन सारे डेटा सेट्स को अवॉइड करा, उसके बाद वो फाइंड करता है हमारा बेस्ट सेट ऑफ मीडियोइड्स बाय हिल क्लाइंबिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस को यूज करता है? हिल क्लाइंबिंग प्रोसेस को यूज करता है। तो पहला स्टेप क्या था? हमने डायमेंशन, बेसिकली हमारे एक डायमेंशन रिड्यूसिंग क्लस्टरिंग टेक्निक है। तो हमने एक इनिशियल क्लस्टर्स को ढूंढा जो कि हमारा हाई डायमेंशनल स्पेस में था। उसके बाद हमने जितने भी हमारे उसमें लो डायमेंशनल स्पेसेस क्लस्टर्स आ रहे थे उन सबको अवॉइड करा जो नेसेसरी नहीं थे। उसके बाद हमने एक सेट ऑफ मेडियोर्ड को फाइंड करा बाय यूजिंग हिल क्लाइंबिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट मैनहट्टन सेगमेंटेशन डिस्टेंस मेजर, उसके बाद हम उनका डिस्टेंस मेजर करेंगे बाय यूजिंग मैनहट्टन सेगमेंटेशन। तो इसकी एल्गोरिदम क्या है? इनिशियल फेज आता है हमारे पास। तो हमने ओवरव्यू तो देख लिया प्रोक्लस के बारे में, अब इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। इनिशियल फेज, it is a greedy algorithm used to select a set of initial meteors that are far apart। तो ये ग्रीडी एल्गोरिदम है, जो कि ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होता है? हमारा जो उस टाइम पर जो भी बेस्ट चीज है उसे सेलेक्ट करना। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी हमारी बेस्ट चीज आ रही होगी उसे ये सेलेक्ट करेगा। तो ग्रीडी एल्गोरिदम यहाँ पर सेलेक्ट करेगा एक इनिशियल मेडियोर्ड्स को जो कि फार अपार्ट है। नेक्स्ट इज योर इटरेटिव फेज। अब इटरेटिव फेज में क्या होगा? सेलेक्ट करेगा एक रैंडम सेट ऑफ के मेट्रियोट्स को, फिर उसे बैड मेट्रियोट्स के साथ रिप्लेस कर देगा। उसके बाद क्या होगा? फॉर ईच मेटियोर्स सेट ऑफ डायमेंशन इज चूजन हुज एवरेज डिस्टेंस इज स्मॉल। हर एक मेटियोर्स का जैसे ही रिप्लेस करा हम, उसके बाद हम देखेंगे उनका डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन देखने के बाद हम उन्हें रिप्लेस कर देंगे, मतलब उन सेट्स को चूज करेंगे जिनका डायमेंशन कम है, क्योंकि बेसिक फंडा हमारा यही है, हम डायमेंशन कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे चूज मेडियोट्स थे, हम उसमें जो भी हमारे छोटे छोटे डायमेंशंस वाले पोर्शंस थे हम उन्हें ही रखेंगे, उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट रिफाइनमेंट फेज में क्या होगा? हम कंप्यूट करेंगे नया डायमेंशन फॉर ईच मेडियोट बेस्ड ऑन क्लस्टर फाउंड रिग्रेशन पॉइंट टू अ मेडियोट एंड रिमूव आउटलाइनर्स। तो हम क्या करेंगे? अभी जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स को फाइंड करा था उन सारे पॉइंट्स का एक नया डायमेंशन बनाएंगे। नया डायमेंशन बनाने के बाद हम उसमें आउटलाइनर्स, जो भी हमारे आउटलाइनर्स थे उन्हें कर देंगे रिमूव। नेक्स्ट इज योर फ्रीक्वेंट पैटर्न बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड। तो फ्रीक्वेंट पैटर्न बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड क्या होता है? हम इसे मतलब ये भी एक तरीके का हमारा क्लस्टरिंग का ही फॉर्म है। तो इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग क्लस्टर डायमेंशन बाय डायमेंशन, सेट ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम्स आर डिटरमाइंड। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? बेसिकली हम डायमेंशन बाय डायमेंशन क्लस्टरिंग में हम क्या करते थे? डायमेंशन बढ़ाते रहते थे, क्लस्टर बनाते रहते थे। तो यहाँ पर डायमेंशन बाय डायमेंशन काम नहीं होता, यहाँ पर फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स बनते रहते हैं, मतलब आइटम सेट्स हमारे स्टोर होते रहते हैं। तो यहाँ पर हम दो कॉमन टेक्निक्स का यूज करते हैं। पहली टेक्निक है हमारी फ्रीक्वेंट टर्म बेस्ड टेक्स्ट क्लस्टरिंग। तो ये क्या है? हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आर क्लस्टर्ड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंट टर्म्स दे कंटेन। तो जो भी हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लस्टर होते हैं बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंट आइटम सेट, मतलब जो भी आइटम सेट उनके पास है उनके बेसिस पर यहाँ पर क्लस्टरिंग होगी। तो मतलब उनके पास अगर डॉक्यूमेंट है, डायमेंशनैलिटी क्या है उनकी, फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स का एनालिसिस हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट इज योर क्लस्टरिंग बाय पैटर्न सिमिलैरिटी। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कितनी सिमिलैरिटी है हमारी पैटर्न्स के बेसिस पर। सिमिलैरिटी के बेसिस पर हम क्लस्टरिंग करेंगे। तो पी क्लस्टर ऑन माइक्रो एरे डेटा एनालिटिक्स, डीएनए माइक्रो एरे एनालिटिक्स एक्सप्रेशन लेवल ऑफ 2 जनरी में रिक्वायर एंड फॉल्स सिंक्रोनस इन रिस्पॉन्स टू साइमुलेट। तो बेसिकली ये वर्क करता है हमारा जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग का डीएनए प्रोसेस है। तो डीएनए में हम क्या करते हैं? जो भी हमारे जीन्स होते हैं, 2 जीन्स होते हैं, अगर वो सिमिलरली मैच कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? उन्हें ग्रुप अप कर देते हैं। तो सिमिलर वे में यहाँ पर पैटर्न सिमिलैरिटी वर्क करता है, हमारा डीएनए मैचिंग के ऊपर ये वर्क कर रहा है। तो अगर यहाँ पर थोड़ी-सी भी सिमिलैरिटी होती है तो वो रिस्पॉन्स करता है टू स्टिमुलाई। After that, two objects are similar if they exhibit a coherent pattern on the subset of the dimension। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हमारे एकदम सिमिलर होंगे अगर उनका पैटर्न्स एकदम सिमिलरली मैच कर रहा होगा। नेक्स्ट इज योर नॉन यूक्लिडियन स्पेस। अब नॉन यूक्लिडियन स्पेस क्या है? ट्रेडिशनल क्लस्टरिंग टेक्निक्स लाइक के मीन assume यूक्लिडियन डिस्टेंस between points, however many real world data such as text, graph, image do not fit in the Euclidean space। तो अभी जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, क्लस्टरिंग की टेक्निक्स हैं, जैसे कि हमारी के मीन हो गई, यूक्लिडियन डिस्टेंस हो गया बिटवीन द पॉइंट्स, ये सारे के सारे हमारे इमेजेस और इमेजेस वगैरह के साथ, ग्राफ के साथ फिक्स नहीं हो पाते हैं। तो हमें यहाँ पर नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस का यूज़ करना पड़ जाता है। तो नॉन यूक्लिडियन स्पेस रिक्वायर डिफरेंट डिस्टेंस मेजर्स सच एज़
कोसाइन, सिमिलैरिटी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम साइन, कोसाइन एंड ऑल इन सब की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। सो दिस इज नोन एज योर नॉन यूक्लिडियन स्पेस, जहाँ पर हमारा डेटा यूक्लिडियन स्पेस में फिट नहीं होता है। सो नाउ व्हाट आर द मेथड्स फॉर नॉन यूक्लिडियन स्पेस? अब मेथड्स क्या है हमारे नॉन यूक्लिडियन स्पेस के लिए? कोसाइन सिमिलैरिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, तो मतलब हम कोसाइन सिमिलैरिटी के बेसिस पर क्लस्टरिंग करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा, दिस इज कॉमनली यूज्ड इन टेक्स्ट माइनिंग वेयर द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर रिप्रेजेंट देयर सिमिलैरिटी। तो ये कहाँ पर यूज होता है? कॉमनली यूज होता है हमारा टेक्स्ट माइनिंग में, जहाँ पर हम टेक्स्ट को माइन कर रहे होते हैं। तो वहां पर क्या देखा जाता है? कोसाइन का एंगल देखा जाता है दो वेक्टर्स के बीच में। अगर वो एंगल मैच कर रहा है तो मतलब वहां पर कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट इज योर मैंथ एंड डिस्टेंस, उसका मैंथ एंड डिस्टेंस देखा जाता है। ग्राफ बेस्ड क्लस्टरिंग में भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा कोसाइन सिमिलैरिटी। सो नाउ रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स क्या होती है? रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स लाइक सेंसर डेटा और सोशल मीडिया पोस्ट प्रेजेंट यूनिक चैलेंजेस फॉर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। तो रियल टाइम स्ट्रीम्स हमारी क्या क्या है? जैसे कि सेंसर डेटा हो गया, सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई कोई भी, या फिर हमारा कोई प्रेजेंट यूनिक चैलेंज हो गया क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के लिए। तो ट्रेडिशनल क्लस्टरिंग मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रीम्स। तो जो हमारी स्ट्रीम्स क्या होता है? हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा, डेटा हमारी कॉन्टिन्यूसली आया जा रहा है, आया जा रहा है। तो ट्रेडिशनल क्लस्टरिंग मेथड्स जो थे वो सुइटेबल नहीं थे हमारे स्ट्रीम डेटा के लिए, क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है। तो हम यूज करते हैं रियल टाइम स्ट्रीम्स का। तो हम यहाँ पर कुछ अप्रोचेस का यूज करते हैं। तो हमारी अप्रोचेस क्या है? स्ट्रीम क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, फॉर एग्जांपल योर क्लू स्ट्रीम, डेंस स्ट्रीम। नेक्स्ट इज योर पैरेलल क्लस्टरिंग। पैरेलल क्लस्टरिंग में क्या आता है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि हडूप या फिर स्पार्क का यूज कर रहे हैं। इंक्रीमेंटल लर्निंग, अपडेट एज अ न्यू डेटा अराइव्स, मतलब इंक्रीमेंटल लर्निंग कर रहे हैं। जैसे ही हमारा कोई नया डेटा आता है तो हम उसे अपडेट कर देते हैं। सो दिस इज द बेसिक अप्रोच ऑफ योर इंक्रीमेंटल लर्निंग. So by this we have completed this unit.